हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिया है सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला तो प्रश्न ये है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो आप लोगों को याद होगा उसने कहा था कहानी जो है ये 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक याद है चंद्रशर्मा गुलेरी थे, जो कि आपका चैप्टर 2 ही है। और दूसरा इसी प्रश्न में प्रश्न है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तो कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। और ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले और इसका आंसर आप लोग एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको इस तरह से याद रखना है। जैसे अगर आपकी हाथ की उंगली की बात करें तो एक हाथ में कितना उंगली होता है, तो 5 उंगली होता है, 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या आपको याद रखना है कि जो उसने कहा था कहानियाँ उंगली से आपको याद रखना है कि 5 भागों में बटी हुई है। और अगर उसमें क्वेश्चन रहेगा कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तो आपको क्या करना है, जो आपका अंगूठा है उसको बंद कर लेना है। उसके बाद जो आपका जो लास्ट में छोटी वाली उंगली है उसको भी बंद कर लेना है, तो बचा कितना, 3 उंगली। तो इससे आपको याद रखना है कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे, बंद किए अंगूठा और छोटी उंगली, तो क्या बचता है, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली, यानी कि कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आपको याद हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध जो थे उन्होंने आनंद से क्या कहा था। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से लिया गया, तो जो आपका चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर निबंध है, उसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बुद्ध जो थे उन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। समझ गए। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, कौन सी बात कही थी। तो बुद्ध ने सिंपल सा आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब कितना वर्ष चलेगा, तो केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। समझ गए। यहाँ पर जितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझा रहे सभी को आपको अच्छे से समझना है और एग्जाम में जा करके अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आपको उत्तर को बना करके लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया जो होती है वो लोहा को कहाँ कहाँ पर पहचान पाती है, तो उसके अपने आसपास उपस्थित लोहे की पहचान इस प्रकार से करती है, जो चिमटा दिखती है, करछुल, अगठी, सडसी, दरवाजे की सकाल, कब्जे में लगी हुई जो कील होती है और आदि और भी कई जगहों पर बिटिया जो होती है लोहे को पहचान पाती है। समझ गए। ये काव्यखंड का जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है, तो 1-2 जगह आप लोग याद रख लीजिए। इस तरह से याद रखिएगा कि चिमटा, करछुल, अगठी, सडसी, दरवाजे की सकाल, कब्जे में लगी हुई जो कील होती है, इन सभी जगहों पर बिटिया जो होती है वो लोहे को पहचान पाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम में वाक शक्ति न होता तो क्या होता। ये तो चैप्टर 1 जो आपका बातचीत, जिसके की लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से याद रखना है, सिंपल सा लैंग्वेज में हमको बताना है कि अगर हम में वाक शक्ति न होता तो क्या होता। अगर इसको हम बाद में देखें भी, सिर्फ अपनी भाषा में बात कर ले, तो अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता है। अगर हमें बोलने की शक्ति ही नहीं होती तो पूरी पृथ्वी क्या होती, लुंज पुंज अवस्था में किसी कोने में बैठी रहती, विचारों का आदान प्रदान जो है रुक जाता, यानी कोई किसी से बात ही नहीं कर पाता। अगर कोई पूरा संसार में कोई भी व्यक्ति बोल ही नहीं पाता तो क्या होता, सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। जो हम अपना थॉट को शेयर करते हैं, हम अपनी बातों को दूसरों को शेयर करते, वो किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। समझ गए। और अगर एग्जाम में लिखते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहती। वाक शक्ति के द्वारा, वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति, तो बोलने की शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, ये विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप मतलब विभिन्न काम करते हैं। जो सारा काम होता है हम कैसे करते हैं, बातचीत के माध्यम से भी करते हैं, यानी किसी को हमें कुछ बताना होता है, कुछ कहना होता है, कुछ पूछना होता है, किसी को कोई हुक्म देना होता है, कोई आदेश लेना होता है, तो कैसे होता है, तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। अगर वाक शक्ति ही नहीं होगा तो हमारा जीवन का जो गति है वो रुक जाएगा और पूरी सृष्टि जो होगी ये गूंगी हो जाएगी। विचारों का जो आदान प्रदान है ये नहीं हो पाएगा। समझ गए।
इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर आपको समझा दिए, सेम टू सेम ऐसे ही नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने जो माध्यम से अपने लैंग्वेज में बना करके लिखना है। कैसे लिखना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो याद रखना है आपको कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी जो है ये लुंज पुंज की अवस्था में, या फिर आप लोग लिख सकते हैं लुंज पुंज नहीं भी याद रहे तो चुपचाप किसी कोने में बैठी रहती। समझ गए, विचार का जो आदान प्रदान है वो रुक जाता। वाक शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, तो विभिन्न काम करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो इस तरह से इसको जो इसका आंसर है इसको अपने भाषा में बना करके एग्जाम में लिखना है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। पराधीनता मतलब क्या होता है, पतन, किसी चीज का पतन हो जाना, विनाश हो जाना, जो उसका पतन की ओर अग्रसर हो जाना, इसी को कहा जाता है पराधीनता। समझ गए। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हो गई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। पराधीनता मतलब यहाँ पर जो आप संदर्भ लगा सकते हैं कि उसकी जो महत्व है वो कम होने लगी। कब से, तो नारी की जो पराधीनता थी वो तब से आरंभ होने लगी जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते क्या होगा कि नर घर में और पुरुष बाहर रहने लगा था। नारी के जैसे ही कृषि जाति का आविष्कार हुआ उसके बाद क्या होने लगा था, पुरुष जो थे वो खेत में जाकर काम करते थे और नारी जो थी, महिला जो थी, वो घर का काम कर लिया करती थी। इससे क्या होगा कि पुरुष का जो संसार था वो बाहर तक हो गया, लेकिन नारी का जो संसार था वो घर तक ही सिमट कर रह गया था। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया, यानी कि नारी का जो जीवन था वो घर तक ही सीमित हो गया, और बाहर का जीवन जो पुरुष का जीवन था वो बाहर का जीवन असीमित हो गया। पुरुष कहीं भी जा सकता था, कृषि कर सकता था, उसके अलावा यहाँ से वहाँ दूसरे जगह जा सकता था, लेकिन नारी का काम क्या था, केवल घर तक सिमट कर रह गया था। कृषि के विकास के साथ साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। अब आपको इसमें क्या याद रखने की जरूरत है, तो बस एक लाइन याद रखने की जरूरत है, और वो लाइन ये है कि कृषि के विकास के साथ साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब अपने मन से अपने भाषा में वो अपने उत्तर को बना करके एग्जाम में लिखना है। आप लोग अपने भाषा में बना करके लिखिएगा कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तभी से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि के आविष्कार के साथ ही जो थी महिला वो घर का काम करने लगी और पुरुष जो था वो बाहर का काम करने लगा। इससे क्या हो गया, जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी का जीवन जो था वो घर तक सीमित रह गया और पुरुष का जो जीवन था वो बाहर जाकर के असीमित हो गया था, वो कहीं भी जाकर के कुछ भी कर सकता था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरिच क्या है और कहानी में ये किसका प्रतीक है। तिरिच जो कि गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट चैप्टर है, और 12 नंबर चैप्टर जो आपका तिरिच, जिसके की लेखक है उदय प्रकाश, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि तिरिच होता क्या है और कहानी में ये किसका प्रतीक है। तिरिच जो कहानी है उस कहानी में किस चीज का प्रतीक है। तिरिच जो होता है एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड होता है, जिसे हम विषखापड़ भी कहते हैं, जो कि आपको जंगल में अधिकतर ये देखने को मिलता है। कैसा होता है, तो जो छिपकली होता है, जो गिरगिट होता है हमारे घर में छिपकली जैसा घूमता रहता है, वैसे वैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा आकार में बड़ा होता है। उसकी पूंछ देखिएगा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तो तिरिच कहते हैं, जिसे हम जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं या फिर विषखापड़ भी कहते हैं। और ये कहानी में जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। ये जो कहानी है तिरिच कहानी, उस कहानी में ये तिरिच किसका प्रतीक है, तो विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है तिरिच कहानी में तिरिच। समझ गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और देखिए अगर आप लोग हिंदी का या आपका जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स में, उसका अगर आप लोग गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कैसे, तो आपको बता देते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गेस क्वेश्चन का PDF ले चुके हैं। जो लोग भी इस PDF ले लिए इसका, वो वीडियो को थोड़ा आगे करके स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इसका PDF नहीं लिए उनको बता देते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा और कैसे लेना है। समझ गए। तो देखिए अगर पहले तो ये बात कर लेते हैं, साइंस और कॉमर्स वाले अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का PDF ले सकते हैं। समझ गए, क्योंकि इस दोनों का जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का जो सिलेबस होता है हिंदी का और इंग्लिश का वो सेम ही होता है। तो अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का PDF ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी 5 सब्जेक्ट हो, उस 5 सब्जेक्ट का PDF ले सकते हो। और PDF में आपको मिलेगा क्या क्या, तो गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के लिए आपके, और अगर इतना कर लेंगे जो आपको देंगे सभी सब्जेक्ट का जितना PDF, तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, और इतना कर लेने के बाद आपके लिए कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो देखिए अगर इसमें मिलेगा क्या क्या, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में चैप्टर कितने हैं, तो टोटल 26 चैप्टर है। 13 चैप्टर आपके गद्य खंड में, 13 चैप्टर आपके काव्य खंड में। तो 26 चैप्टर के बातचीत से लेकर के लास्ट चैप्टर जो गाँव का घर है वहाँ तक जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ लेखक पर्चे भी उसमें ऐड कर दिया गया चैप्टर के ऊपर ही। तो ये जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट है इस PDF में ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन की जो संख्या हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 800 है। सेम इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का किस में कितना क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी में आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक चैप्टर के एक या दो या किसी चैप्टर का एक ही या किसी चैप्टर का एक भी नहीं, तो सारा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया। समझ गए। इसके साथ साथ ही आपको हिंदी में 2012 से लेकर के 2024 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उस सारा का PDF आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई हिंदी की। इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इंग्लिश में भी आपको जितने भी प्रोज सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, PYQ जो पूछा गया था 2018 से 24 तक, क्योंकि इंग्लिश में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, 2018 से पूछा जाना स्टार्ट हो गया था। तो 2018 से 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में वो सारा आपको मिल जाएगा। और ये तो 2 सब्जेक्ट की बात हुई। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, सारा सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा वो भी आपको बता चुके हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि लेना किस तरह से। तो देखिए, अगर आप लोग साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का लेना है। इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये पे करना है और कैसे पे करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो 30 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, 5 सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल 50 रुपये पे करना है। तो 50 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। अब देखिए पे कैसे करना है। ये 30 रुपये या फिर आप जाए आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो 50 रुपये। तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं 50 रुपये। और अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो, और अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो केवल आपको 30 रुपये ही पे करना है इस नंबर पर। उसके बाद क्या करना है, इस नंबर पर जैसे ही आप पे करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। अगर आप लोग आर्ट्स साइंस वाले होंगे तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश मैसेज कर दीजिएगा तो आपका हिंदी और इंग्लिश का जो भी PDF है आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोग जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का नाम हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, जो भी आपका हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो उसका मैसेज कर दीजिएगा। पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके आपको जो PDF है वो तुरंत मिल जाएगा। समझ गए। जैसे ही पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के पढ़ करके आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यकीन मानिए इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इतना सारा क्वेश्चन और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए कि इसके अलावा कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में इसके बाहर से तो पूछा ही नहीं जाएगा। समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कवित्री जो होती है ये स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कवित्री यहाँ पर कहा गया, जो कि पुत्र वियोग जो कविता है आपके उसकी लेखिका है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान रहती है, कवित्री रहती है, वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। क्यों कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश, क्योंकि इसका जो रीजन है वो इसलिए क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, कवित्रियाँ, उनका जो बेटा है, उनका जो पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी उसका जीवन नहीं बच पाया। माँ के सामने उसका पुत्र छिन गया और वो कुछ नहीं कर सकी। इन सभी वजहों से जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान उस स्वयं को असहाय और विवश मानती है। अब इस क्वेश्चन में आपको याद रखने की कौन सी बात जरूरी है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है, तो इतना बस एक लाइन आपको याद रखना है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, कवित्री है, उनका जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई और उसी के दुख के कारण, उसी को बचा नहीं पाने के दुख के कारण जो सारे देवताओं के पास तो जाकर के मन्नत मांगती है, फिर भी उसको बचा नहीं पाती है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इन सभी वजहों से जो कवित्री है वो स्वयं को असहाय और विवश मानती है। ये तो हो गया अपने लैंग्वेज में बना करके कैसे आपको लिखना है वो, ठीक है, और समझने के लिए यहाँ पर आपको बताई दी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, डायरी क्या है। ये भी क्वेश्चन है 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग याद रखिएगा। और डायरी क्या है ये तो आपको पता ही होगा। ये डायरी क्या होता है, ये हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है। यानी जो हमारे मन की बात होती है उसी को हम कागज़ पर लिखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डायरी कहा जाता है। एक लाइन और ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड कर दीजिएगा कि इसको हम नियमित रूप से लिखते हैं, हो गया। ये डायरी क्या है, तो डायरी हिंदी साहित्य की वो विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज के पन्नों पर उतारता है, जो कि जो नित्य क्रम होता है, यानी डेली का क्रम होता है, उसमें लिखता रहता है। हो गया आपका डायरी, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है।
तो देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है जिसके की लेखक है मोहन राकेश गदखंड का ही एक चैप्टर है। समझ गए, एकांकी है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि मानव जो रहता है, मानव जो कि युद्ध पर लड़ने के लिए गया है, वो स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है। मतलब खूंखार जो जानवर होते हैं उससे भी बढ़कर अपने आप को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मानव स्वयं को वैसी जानवर से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है। क्योंकि दुश्मन को अगर वो नहीं मारेगा तो क्या होगा, दुश्मन उसे मार देंगे। जो मानक है वो युद्ध पर गया हुआ है, और युद्ध में क्या होता है, अगर सामने वाले सैनिक को हम नहीं मारते तो दूसरा सैनिक जो सामने वाला होता है वो हमें मार देता है। तो इसलिए मानक कहता है कि वह वैसी जानवर से भी बढ़कर है। अगर वो नहीं मारेगा दुश्मनों को तो दुश्मन उसे मार देंगे। समझ गए, वैसी जानवर से बढ़कर मानव स्वयं अपने आप के लिए कहता है, क्योंकि वो दुश्मनों को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा और वो आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। ये तो आपको बाद में बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि भगत सिंह जो चैप्टर आपका 6 है, भगत सिंह जो कि जेल में बंद रहते हैं और उस समय जो सुखदेव को पत्र लिखते हैं, उस पत्र का कुछ अंश जो है उस चैप्टर में ऐड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। तो सिंपल सा अपने लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि भगत सिंह जो है ये देश सेवा के बदले में दी गई जो फांसी थी उसी को वो सुंदर मृत्यु कहते हैं। और वह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई आत्महत्या क्यों करेगा, तो थोड़ा सा किसी को कष्ट होगा, दुख होगा, इस दुख के कारण वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन इसके चलते क्या होगा, वो अपना संपूर्ण जीवन एक क्षण में नष्ट कर देगा। वो जीवन को अपने देश के लिए न्यौछावर कर सकता था, देश के लिए काम आ सकता था उसका जीवन, वो जीवन को किसी थोड़ा सा दुख थोड़ा सा कष्ट के चलते आत्महत्या कर लेगा। इसलिए भगत सिंह जो है वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। समझ गए। अब थोड़ा सा इसमें भी समझ लीजिए कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते ही करेगा, वो अपना समस्त जीवन एक ही क्षण में खो देगा। इसीलिए भगत सिंह जो है ये आत्महत्या को कायरता कहते हैं। जितना क्वेश्चन का आंसर आपको बताएं 10 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को समझा दिए, अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक समझे होंगे तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसको वीडियो को जितना क्वेश्चन को बताएं इसमें से फिक्स है 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और एग्जाम में जाकर के आपको अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में अपने उत्तर को बना करके लिखना है। एग्जाम में जैसे ही जाएगा तो जो आपको प्रश्न मिलेगा, प्रश्न के पहला पेज पर ही आपको मेंशन किया गया रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि अपने प्रश्नों का उत्तर कृपया करके अपनी भाषा में दे। तो आपको अपनी भाषा में बना करके लिखना है। अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और शायद आप भूल भी जाएंगे, लेकिन समझे होंगे तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते। समझ तो गई होंगे, बस आपको अच्छे से लिख के आना है। समझ गए। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं उस नोट्स को ले लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ लेते हैं। तो किसी भी चैप्टर में कोई भी बुक या कोई भी गेस्ट पेपर या कोई भी क्वेश्चन बैंक या कोई कुछ भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उस नोट्स को कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।